हाय बच्चों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के ऑब्व्यू यानी मैट्रिसेस चैप्टर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप क्लास के नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑब्व्यू का यूज़ क्या है। तो ऑब्व्यू का यूज़ क्या है, हम लोग कहाँ करते हैं इसका अपने लाइफ में यूज़, वो समझते हैं। तो यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं, राधा, फौजिया और सिमरन। राधा के पास जो पुस्तिका है वो 15 है। राधा के पास 15 पुस्तिका है, फौजिया के पास 10, सिमरन के पास 13। ऐसे ही राधा के पास 6 कलम है, फौजिया के पास 2, सिमरन के पास 5। तो हम इसे ना एक ऑब्व्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक आयताकार विन्यास बनाना है, एक आयत के रूप में बनाना है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुस्तिका यानी कि बुक को लिखते हैं, फिर हम लोग पेन को लिखेंगे। और यहाँ पे होगी राधा, यहाँ पे राधा का डिटेल होगा, यहाँ पे फौजिया का डिटेल होगा, यहाँ पे सिमरन का डिटेल होगा। तो बताओ राधा के पास कितने पुस्तिका हैं? 15। फौजिया के पास कितने पुस्तिका हैं? 10। सिमरन के पास कितने पुस्तिका हैं? 13। और राधा के पास कितने कलम है? 6। फौजिया के पास कितने कलम है? 2। और सिमरन के पास कितने कलम है? 5। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए हम लोग इसको बोलते हैं ना पंक्ति। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पंक्ति। और इंग्लिश में बोलते हैं रॉ। ये भी क्या है? पंक्ति। इसे भी इंग्लिश में लोग बोलेंगे रॉ। पंक्ति कहेंगे किसको? अब इसे आप समझिएगा, जो भी क्षैतिज रेखा होगा, इस तरह का रेखा, देखिए इस तरह का जो रेखा होगा, क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो हम लोग क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे कितने क्षैतिज रेखा? देखो, एक क्षैतिज रेखा, एक ये क्षैतिज रेखा हो गया, एक क्षैतिज रेखा, एक ये क्षैतिज रेखा, 2 क्षैतिज रेखा। तो इसको हम लोग बोलते हैं R1, इसको हम लोग बोलते हैं R2। शॉर्ट में डिनोट करते हैं R1 R2, मतलब 2 क्षैतिज रेखा। और पहला क्षैतिज रेखा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक का, पुस्तिका का। दूसरा पंक्ति हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पेन का। देखिए यहाँ पे हमें बताना पड़ रहा है, कि राधा के पास 15 पुस्तिका, फौजिया के पास 10 पुस्तिका, सिमरन के पास 13 पुस्तिका। यहाँ पे नहीं बताना पड़ेगा, मैंने बस एक बार बोल दिया कि अगर हमसे कोई पूछे कि तीनों के पास कुल कितने पुस्तिका हैं, तो मैं बस मैं सिंपल सा आंसर करूंगा कि पंक्ति 1 में, रॉ 1 में बुक है। तो कोई भी पर्सन इजिली ढूंढ लेगा, ये तीनों बुक के नंबर्स हैं, 15 10 13। तो हमें ना यहाँ पे एक बड़े डाटा को संग्रहित करने के लिए ना ऑब्व्यू ने इसे आसान बना दिया। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ। ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, और ये भी स्तंभ है। स्तंभ को बोलते हैं हम लोग कॉलम। तो स्तंभ किसको कहेंगे? देखिए यहाँ पे 2 क्षैतिज रेखा है, मतलब यहाँ पे 2 पंक्तियां R1 R2। और अब यहाँ देखो आप कितने स्तंभ है, यानी स्तंभ मतलब उदक रेखा, 1 उदक रेखा, 2 उदक रेखा, 3 उदक रेखा। तो क्षैतिज रेखा हम लोग पंक्ति कहते हैं और उदक रेखा को स्तंभ कहते हैं। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं, इसे कॉलम C, इसे हम लोग R से नोट करेंगे। ये आपको नोट कर लेना है। उदक रेखा को हम लोग स्तंभ कहते हैं, क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं। तो स्तंभ हमें क्या जानकारी दे रहा है? स्तंभ हमें जानकारी दे रहा है कि राधा के पास 15 बुक हैं, 6 पेन है, फौजिया के पास 10 बुक हैं, 2 पेन है, और सिमरन के पास 13 बुक हैं, 5 पेन है। तो आपको ऑब्व्यू का मतलब समझ आ गया होगा। तो ऑब्व्यू क्या होता है? इस प्रकार के डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तकनीक है। अब इससे मैं क्या पता लगा? अब मैं पूछूंगा कितने बुक्स हैं, तो आप तो बता दोगे 15 10 13। कितने पेन है? 6 2 5। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें पता है पहला स्तंभ राधा के बारे में है, दूसरा स्तंभ फौजिया के बारे में है, तीसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ है ना, देखो ये स्तंभ है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 2 पंक्ति, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति। तो पहला पंक्ति हमें जानकारी दे रहा है बुक के बारे में, दूसरा पंक्ति में जानकारी दे रहा है पेन के बारे में। देखो पेन के बारे में पहला स्तंभ हमें जानकारी दे रहा है राधा के पास कितने बुक और कितने पेन है,
दूसरा फौजिया के पास कितने पेन है, और सिमरन के पास कितने पेन है। तो इस प्रकार से हम लोग का डिफिनेशन बनता है आव्यूह का। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। संख्याओं मतलब देखो ये सब संख्याएं तो है 15, 10, 13, 6, 2, 5। या फलन मतलब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता है, मतलब त्रिकोणमिति आ सकता है, साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, यहाँ पे कोई फलन आ सकता है का एक आयताकार क्रम विन्यास है। और फलन आप लोग 11th में पढ़े हुए हैं। इन संख्याओं या फलनों के को आव्यूह के अव्यय अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। पहले क्या बताया गया, आव्यूह, अब इतना सा बात समझो, आव्यूह संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, और इसके अंदर जो संख्या है, ये जो संख्या है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय। क्या कहते हैं, अव्यय या प्रविष्टि, अव्यय या प्रविष्टि कहते हैं। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप क्वेश्चन जा पाऊं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें एक मैट्रिक्स बनाऊं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कोई इंफॉर्मेशन है, मैं बस आपको बेसिक समझाता हूं। इसमें कितने पंक्ति हैं, देखो इस तरह की जो लाइन होंगे, सीधा लाइन मतलब क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर। ये मान लो ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के समांतर रेखा खींचे, यही कहलाएगा क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा हम बोलते हैं रॉ 1, इसे हम लोग बोलेंगे रॉ 2, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में कितने रॉ हैं, रॉ मतलब पंक्ति, कितने पंक्ति हैं, तो आप बोलोगे 2 पंक्ति हैं। मैं पूछूंगा कितने कॉलम है, तो आप बोलोगे 3 कॉलम है। अभी आपको बस रॉ और कॉलम पहचानने सीखना है। मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं, और मैंने आप लिख दिया है, रॉ किसे कहेंगे, क्षैतिज रेखा को पंक्ति यानी रॉ कहेंगे, और उदर रेखा को स्तंभ कहेंगे। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, आप बताओ इसमें रॉ कॉलम कितने हैं। बताओ रॉ कितने हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों रॉ 1, इसे हम लोग बोलेंगे रॉ 2, इसे हम लोग बोलेंगे रॉ 3, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 1, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 2, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में 3 रॉ हैं और 3 कॉलम हैं। तो अभी आपको रॉ और कॉलम निकालने सीखना है। एक और एग्जांपल में दे रहा हूं, देखो इसमें बताइए कितने रॉ हैं। देखिए ये एक रॉ R1, ये R2, ये R3, कॉलम तो बस एक ही को है। तो इस मैट्रिक्स में रॉ 3 है, कॉलम 1 है। और एक एग्जांपल देखिए आप लोग, इसमें देखिए रॉ तो 1 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 4 नंबर एग्जांपल में रॉ तो 1 है और कॉलम 3 है। तो आपको यहां से रॉ और कॉलम पहचानना आ गया होगा। तो लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला कंसेप्ट आता है बच्चों, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा एम पंक्ति, हम लोग पंक्ति पहचाना सीखें, रॉ पहचाना सीखें। एन स्तंभ वाले किसी आव्यूह को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह अथवा केवल एम क्रॉस एन आव्यूह कहते हैं। अब मैं समझाता हूं क्या कह रहा है डेफिनेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2, 6, 8, 3, 2, 4। मैं पूछूं आपसे इसमें कितने पंक्ति हैं, तो आप बोलोगे ये है पहला पंक्ति R1, ये है दूसरा पंक्ति R2। पंक्ति को हम लोग यहाँ पे M से डिनोट किए हैं, पंक्ति को M से डिनोट किए हैं और स्तंभ को N से डिनोट किए हैं। तो बताओ पंक्ति कितने, 2, तो मतलब M का मान 2। देख लो पंक्ति को M से, स्तंभ को N से। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ यानी कॉलम, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे जो स्तंभ हैं, यहाँ पे मैं M मतलब पंक्ति, N मतलब स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, 3 हैं। तो मैं पूछूं बताओ हमें क्या निकालना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होंगे इसके, यानी कोटि क्या होंगे इसको, तो इसके जो ऑर्डर होंगे, ऑर्डर यानी कि कोटि का मैंने क्या बताया, कोटि क्या होता है, M क्रॉस N कोटि होता है। देखो M क्रॉस N कोटि, तो M क्रॉस N तो मतलब 2 क्रॉस 3, इसे गुना मत करके लिख दीजिएगा। ये कोटि बता रहा है 2 क्रॉस 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमें एक मैट्रिक्स, अब एक और एग्जांपल ले, देखो आप लोग, आपको यहाँ पे 3 चीज बताना है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ 3 चीज बताना है आपको, रॉ, कॉलम और ऑर्डर। 6, 2, 8, 3, 2, 4। आप यहाँ बताइए इसमें कितने रॉ हैं, कितने कॉलम हैं,
और इसके ऑर्डर क्या हैं। तो आप बोलोगे 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, कॉलम 1, कॉलम 2। तो यहाँ पे रॉ 3 है, कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या होंगे 3 क्रॉस 2। तो 3 क्रॉस 2 का मतलब क्या है, तो 3 क्रॉस 2 का मतलब है जो एक ऐसा अवयव जिसमें 3 रॉ और 2 कॉलम, 3 रॉ और 2 कॉलम। अगर आपको कोई डायरेक्टली ऑर्डर दे दे, पूछे से क्या मतलब है, तो आप बताओगे 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 रॉ और 2 कॉलम है। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, इसमें बताओ कितने रॉ कितने कॉलम है। आपको सारे एग्जांपल्स नोट करने हैं। देखिए इस एग्जांपल्स को आपको बताना है यहाँ पे इसमें कितने रॉ और कितने कॉलम हैं। तो बताइए रॉ 1 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इस अवयव में, इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग रॉ की बात करें, तो रॉ जो है 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ऑर्डर यानी कोटि क्या होंगे 3 क्रॉस 3 होंगे। तो आपको ऑर्डर यानी कोटि निकालने के लिए आ गया होगा कोटि कैसे निकालते हैं। कोटि अगर निकालना है तो सबसे फर्स्ट हमें एन निकालना है, मतलब पंक्ति ढूंढना है, कितने पंक्ति हैं। उसके बाद हमें स्तंभ ढूंढना है, और m क्रॉस n क्या होगा उसका कोटि होगा, रॉ क्रॉस कॉलम, यही क्या होगा इसके ऑर्डर होंगे। अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स और अपोजिट में इसका पूछता हूं आपसे, जैसे मैं 4 नंबर एग्जांपल लेता हूं, मैं बोल रहा हूं एक मैट्रिक्स में A है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। इस बात का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे इस मैट्रिक्स में 3 रॉ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आपको अब ऑर्डर क्या होता है ये समझ आ गया होगा। सबसे ऑर्डर हमें ढूंढना है तो पहले हमें क्या ढूंढना है बच्चों, पंक्ति, उसके बाद हमें ढूंढना है स्तंभ, और उसे क्रॉस कर देना है, तो वही क्या होंगे हमारे ऑर्डर होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों अवयव के अवयव। तो अवयव के अवयव को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, और M क्रॉस n इस अवयव का कोटि है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अच्छे समझ में आएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है AIJ जिसके ऑर्डर हैं 2 क्रॉस 2। तो बताइए ये मैट्रिक्स कैसे हमें दिखेंगे, कैसा बनेंगे। चलो मैं आपको बना दिखाता हूँ, ध्यान से एकदम समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और मैट्रिक्स में कितने रॉ हैं 2 रॉ, R1 R2, कितने कॉलम 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोग ये 2 क्रॉस 2 की हेल्प से बनाए। इस 2 का मतलब क्या है रॉ, इस 2 का मतलब क्या है कॉलम। तो 2 रॉ और 2 कॉलम, तो मतलब कितने अवयव होंगे 4 अवयव होंगे, 1 2 3 4। तो बताइए यहाँ पे जो अवयव हैं, ये अवयव को डिनोट करेंगे हम लोग AIJ से। I मतलब रॉ, J मतलब कॉलम। अभी आप बोलोगे M क्रॉस n फिर क्या है, M भी रॉ है लेकिन ये मैट्रिक्स का रॉ है, N कॉलम है लेकिन ये मैट्रिक्स का कॉलम है। लेकिन यहाँ पर जो I है ना, ये अवयव का रॉ है और J अवयव का कॉलम है। यहाँ पे रॉ कॉलम किसका है, अवयव का रॉ कॉलम को IJ से डिनोट करेंगे, और अवयव के रॉ कॉलम को हम लोग M और N से डिनोट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया रॉ कॉलम, यहाँ भी रॉ कॉलम है। अवयव के रॉ कॉलम IJ से, अवयव के रॉ कॉलम MN से डिनोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे अवयव भरता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक हमें मैट्रिक्स दिया गया AIJ 2 क्रॉस 2 का। तो बताइए ये जो अवयव है कहाँ पे है, पहला रॉ में है, पहला कॉलम में है। अगर आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ नहीं आए तो मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, वहां तक जरूर आपको समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा A11 मतलब पहला रॉ पहला कॉलम। अच्छा आप बताइए यहाँ पे क्या होंगे, पहले रॉ को लिखेंगे। देखिए पहले को, क्योंकि कोटि बनाना है पहले रॉ फिर कॉलम आता है, तो पहला रॉ, और देखिए सामने इसका दूसरा कॉलम, तो A11 A12। यहाँ पे क्या आएंगे देखिए ए लिख लीजिए पहले अवयव यानी ए। हम लोग अवयव को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। तो बताइए दूसरे रॉ में है
कॉलम 1 में है, यहाँ पे क्या होंगे, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब A22। तो ये बन गया हम लोग का 2x2 का मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसे ध्यान समझिएगा। अब मैं इसे रेज करता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है A बराबर AIJ। इस बार आपको बनाना है 3x3 का मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ इतना तो समझ आ गया कि अगर 3x3 का है तो 9 अवयव होंगे, 3 रो और 3 कॉलम होंगे इसमें। ये 3 हमें बता रहा है रो और ये 3 बता रहा है हमें कॉलम। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से नोट करते हैं और अवयव को स्मॉल से। तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं 3 रो 3 कॉलम का। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कितने अवयव होंगे देखिए 1 2 3। पहला रो में 3 अवयव, दूसरा रो में 3 अवयव, तीसरा रो में 3 अवयव, यानी कुल कितने अवयव 9 अवयव। यहाँ से गुना कीजिए 3 गुना 3 कितना 9, तो 9 अवयव होंगे। 3x3 के मतलब 9 अवयव होंगे। अब अवयव का नाम लिखना सीखिए। तो बताइए यहाँ पे जो अवयव, ये अवयव क्या कहलाएंगे ए। देखिए पहला रो में है, पहला कॉलम में, इसको लिखेंगे A11। इस अवयव का नाम क्या लिखेंगे, पहला रो में है दूसरा कॉलम में है तो 1 2। पहले रो को फिर कॉलम को लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, पहला रो में है तीसरा कॉलम में है तो A13। इसे क्या लिखेंगे, दूसरा रो में है पहला कॉलम में है तो 21। इसे क्या लिखेंगे, दूसरा रो में है दूसरा कॉलम में है 22। इसे क्या लिखेंगे, दूसरा रो में है तीसरा कॉलम में है तो 23। इसे क्या लिखेंगे, तीसरा रो में है पहला कॉलम में है 31। इसे क्या लिखेंगे, तीसरा रो में है दूसरा कॉलम में है 32। इसे क्या लिखेंगे, तीसरा रो में है तीसरा कॉलम में है तो 33। तो हम लोग का बनके तैयार हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं, हमें एक मैट्रिक्स बनाना है AIJ जो होगा 2x3 का। 2x3 का मैट्रिक्स होगा। इसे कैसे बनाएंगे, इसे ध्यान समझिएगा। पहले आप देख लीजिए कितने रो हैं, 2 रो, रो 1 रो 2। कॉलम कितने हैं देखो, ये रो फर्स्ट वाला रो सेकंड वाला कॉलम होता है। तो 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी कितने अवयव होंगे, 6 अवयव होंगे। तो देखिए 6 अवयव कैसे, पहले रो 2 रो है तो यानी पहला रो में कितना 3 अवयव, 1 2 3 4 5 6। तो इसे क्या बोलेंगे, पहला रो और पहला कॉलम A11। इसे क्या बोलेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम A12। इसे क्या बोलेंगे, पहला रो तीसरा कॉलम A13। इसे क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, ये सेकंड रो बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा गया, सॉरी। देखिए दूसरा रो पहला कॉलम 21, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो A22, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो A23। क्या आप मैट्रिक्स आप खुद से बना सकते हो। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके खुद से बना देखो। एक मैट्रिक्स है AIJ जो है 3x2 का। हमें एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब ये 3 क्या है रो, ये 2 क्या है कॉलम। हमें एक ऐसे मैट्रिक्स की रचना करनी है जिसमें 3 कॉलम हो और 2 रो, सॉरी 3 रो हो और 2 कॉलम हो। रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम कितने 2, कॉलम 1 कॉलम 2। कितने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6। अब इनके नाम लिखते हैं। देखिए ये जो अवयव हैं, A पहला रो पहला कॉलम A11, ये अवयव पहला रो दूसरा कॉलम A12, ये अवयव दूसरा रो पहला कॉलम 21, ये अवयव दूसरा रो दूसरा कॉलम A22 और ये अवयव तीसरा रो पहला कॉलम, ये अवयव तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो आपको आप भी बनाने के लिए आ गया होगा बच्चों। अब इसमें हम लोग का कुछ क्वेश्चन है उसे समझ लेते हैं। तो एक बार इसे मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल से और मैट्रिक्स के अवयव को
स्मॉल से, और आई जे मतलब अवयव का रॉ कॉलम, एम एन का मतलब अवयव का रॉ कॉलम, और कोटि मतलब रॉ क्रॉस कॉलम। तो हमें क्वेश्चन दिया गया बच्चों 12 अवयव वाले अवयव की संख्या निकाले। मतलब हमें ना 12 अवयव दिया गया है, समझिएगा हमें 12 अवयव दिया गया है और बताना है 12 अवयव से कितने अवयव बन सकते हैं। 12 अवयव का मतलब मान लीजिए हमें 12 अवयव ऐसे दिया गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। 12 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12, एल 12 होता है, 12 तक हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल 12वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे बता रहा है, मान लीजिए मैंने मान लिया ये 12 अवयव दिया गया, मैं इस 12 अवयव की हेल्प से कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ। तो मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने नहीं कहा गया, बस बोल रहा कितने बना सकते हो नंबर बताइए। पहले आपको बना के बताता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताऊँ कैसे निकालना है कितने होंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ ऐसे कि मैं 12 अवयव को एक ही बार रख दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। देखो इसमें कितने रॉ, एक रॉ, एक ही रॉ है ना, और कितने कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, ऐसे करते करते 12 कॉलम। तो इसको लिखेंगे 1 क्रॉस 12, 1 क्रॉस 12। मतलब अब हमें कोई मैट्रिक्स का कोटि लिखना होगा ना, उसे कोने में यहाँ पे लगा देंगे। एक अब अवयव बन गया, और कितने अवयव बना सकते हैं, इसको मैं ऐसे बना सकते हैं, 12 अवयव हैं, 6 को रॉ में लिख दें, 6 को कॉलम में लिख दें। देखो इस तरह से, ये तो मैं 12 को सीधा ऐसे लिख दूं, ए बी सी, इस तरह से डॉट डॉट लगाएं, और एल मतलब रॉ 12 रॉ 1 ऐसे करके रॉ 12 और कॉलम कितने हैं 1। तो इसके ऑर्डर कितने हो जाएंगे 12 क्रॉस 1। पहले रॉ को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, 2 मैट्रिक्स बन गया है। तो ऐसे और कितने बन सकते हैं, एक और मैट्रिक्स बना सकते हैं लोग, एक नहीं हम लोग और बना सकते हैं। ऐसे मैं 6 अवयव को एक साथ लिख दूं, ए बी सी, इस तरह से हम लोग 3 और 3 6 एफ तक एक साथ कर दूं, और जी से एल तक एक साथ कर दूं। बताओ कितने रॉ इसमें, एक रॉ, दो रॉ, कितने कॉलम, एक कॉलम, और यहाँ 6 कॉलम। तो इसके होंगे 2 क्रॉस 6। तो कोटि समझ आ गया होगा। तो ऐसे कितने बना सकते हैं, तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है बच्चों, आपको इतना नहीं करना, आपको सिंपल इसे ऐसे बनाना है। अगर 12 अवयव दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 12 अवयव की हेल्प से, तो आपके बस आपको ना इसके बस फैक्टर निकाल लेने हैं, तो बस वही इसके आंसर्स होंगे। अब मैं इसको सिंपल बताता हूँ शॉर्ट में, ये तो आपसे पूछ भी नहीं रहा, बनाना नहीं है आपको इतना। देखिए आपको इसे इस तरह से बनाना है, बारह अवयव है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 1 क्रॉस 12 या 2 क्रॉस 6 या 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3। अब मैं इसे उल्टा लिख देता हूं, 6 क्रॉस 2 12 क्रॉस 1। मतलब ये क्या बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया। देखो एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रॉ, ये रॉ इधर रॉ को दिखा रहा है, ये कॉलम को। एक मैट्रिक्स है जिसमें एक रॉ 12 कॉलम, मतलब मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, ए आई जे एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें एक रॉ 12 कॉलम है, और 12 अवयव दिया गया था हमें, और 12 गुना कितना 12 अवयव, एक रॉ 12 कॉलम। या तो दूसरा मैट्रिक्स हम लोग क्या बना सकते हैं, ए आई जे जिसमें 2 रॉ 6 कॉलम हो, 6 दूनी 12 भी 12 अवयव है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन गए गिनो, एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स, 5 मैट्रिक्स, 6 मैट्रिक्स। तो हम लोग का आंसर होगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस, अवयव की संख्या कितने होंगे 6 होंगे। चलिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ अगर मैं आपको 6 अवयव देता हूं तो आप बताओ कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो आप बोलोगे पहला मैट्रिक्स बनेगा 1 क्रॉस 6 का, एक रॉ 6 कॉलम। दूसरा बनेगा 2 क्रॉस 3 का, 2 रॉ 3 कॉलम। तीसरा बनेगा 3 क्रॉस 2 का, 3 रॉ 2 कॉलम। चौथा बनेगा 6 क्रॉस 1 का, 6 रॉ 1 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे, 1 2 3 4। तो आंसर होंगे 4। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर हमें अवयव की संख्या दी जाए और हमसे मैट्रिसेस पूछी जाए कितने बनेंगे, तो हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग का सेकंड क्वेश्चन आता है, देखिए ए आई जे 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाना है जो 2 क्रॉस 3 का है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं 2 क्रॉस 3 का।
2 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, 2 रो 3 कॉलम, R1 R2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो कितने अवयव होंगे, 2 या 6 अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये अवयव के अब आपको अवयव के कोटि लिखने हैं। ए पहला रो में है और पहला कॉलम में है, A11। अब जो मैंने लिखा फिर देखो, पहला रो में है दूसरा कॉलम में है तो 1 2, ये अवयव पहला रो में है तीसरा कॉलम में है 1 3, ये दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 1, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 2, और ये दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 2 3। तो हमें बोला गया था एक अब भी बनाना है जो 2 क्रॉस 3 का होगा, 2 क्रॉस 3 का बन गया। और हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए हमें कहा गया है कि जहां Aij, अब अवयव के लिए कंडीशन दिया गया है कि Aij 2i माइनस 3j हो। क्या कह रहा है बच्चों, इसे समझो, Aij 2i माइनस 3j हो। तो Aij मतलब क्या, सारे अवयव। तो हमारे पास कितने अवयव हैं, ऐसे 6 अवयव हैं। देखो ना, A11 A12 A13 इस तरह करते करते 6 अवयव हैं। तो यहाँ लिखते हैं 6 अवयव को यहाँ बैठा दो। तो A11 मतलब i का मान 1 j का मान 1, तो 2 गुना 1 3 गुना 1। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 3 कितने आएंगे, -1। A11 मिल गया। सेकेंड अवयव क्या है, A12। i देखो i का मान 1 और ये j का मान 2, तो जहां i है वहां 1 रख दो, जहां j है वहां पे 2 रख दो। तो 2 माइनस 6 कितने होंगे, -4। थर्ड अवयव है A13, जहां पे i है वहां 1 रख दो और जहां j है वहां 3 रख दो। तो मीन्स 2 माइनस 9 -7 होंगे। A21 निकालते हैं। देखो i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, तो i का वैल्यू 2 यानी 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी कितने होंगे, 4 माइनस 3 यानी कि 1। A22 यानी i का वैल्यू 2, देखो ये i का वैल्यू और ये j का वैल्यू, देखो अब देखो Aij पहला i दूसरा j, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 होंगे। लास्ट अवयव निकाला हमें A23 6 अवयव है ना, 1 2 3 4 5 6, लास्ट A23 है। तो 2 इंटू, देखिए 2i, तो 2 इंटू आई का वैल्यू 2, 3 इंटू j का वैल्यू कितना है, देखो 3 है, 3, तो आएंगे 4 माइनस 9 यानी -5। तो मैंने 6 अवयव निकाल लिया। अब मैट्रिक्स बना दो। तो हमें मैट्रिक्स निकालना था ना, A बराबर, तो हमें इतना ही नहीं कहा था, बोला था इस अवयव का कंडीशन वहां से बैठा के मान भी निकालो। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे बताओ, A11 कितना आया, A11 -1, तो यहाँ लिखो -1। A12 देखो यहाँ A12 है, A12 कितना आया, -4, तो यहाँ लिखो -4। A13 कितना आया, -7, तो यहाँ लिखो -7। A21 तो A21 कितना आया, 1, तो यहाँ लिख लो 1। A22 कितना आया, -2। A23 कितना आया, -5। तो ये बनके तैयार हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हम लोग रिपीट कर देखिए। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले से देखो अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों इस बार हमें फिर से एक 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है और अवयव के लिए कंडीशन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक 3x2 का मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 रो 2 कॉलम होने चाहिए। 3 रो 2 कॉलम मतलब 6 अवयव हो, 3 रो 2 कॉलम। तो हमारे मैट्रिक्स में 3 रो होना चाहिए, R1 R2 R3, और 2 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2। तो पहले मैं यहाँ पे अवयव को लिख लेता हूँ। कितने अवयव होंगे, देखो 6 अवयव, एक कॉलम 1 में, एक दूसरा में कॉलम 2 में, 3 4 5 6। अब नाम लिखता हूँ मैं सबका, यानी कोटि लिखता हूँ सबका। तो A पहले रो में है, पहले कॉलम में A11, ये A पहले रो में दूसरे कॉलम में तो 1 2। ये आपको पहले खुद बताओ, ये यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बताओ इसका कोटि क्या लिखूं, बोलो जल्दी। दूसरा रो पहला कॉलम तो 2 1 A21, इसका बताओ कितना लिखूं, A22। दूसरा कॉलम, इसका क्या लिखूं, तीसरा रो पहला कॉलम 3 1, इसका क्या लिखूं, 3 2। अब मैं ये अवयव का जो कंडीशन है मैं उसको लगाता हूं। तो क्या कंडीशन है, A11 Aij बराबर हाफ मॉडुलस, ये मॉडुलस का सिंबल है, i -3j।
तो i माइनस 3j, i का वैल्यू 1 और a11 में i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो बैठा दो 1 माइनस 3 इंटू 1 कितने आएंगे 1/2, 1 माइनस 3 1/2 इंटू 1 माइनस 3 कितना -2, -2 मॉडुलस में है ना, देखो यहाँ मॉडुलस देखो, तो -2 मॉडुलस से बाहर निकल क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 +2 बन जाएगा, मॉडुलस से बाहर आएगा तो कट के क्या बचेगा, तो कटने के बाद बचेगा 1, तो a11 हम लोग का मिला 1। अब मैं निकालता हूँ a12, देखो a11 आ गया, अब a12 तो 1/2, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, i का वैल्यू देखो जहाँ पे i है वहाँ 1 रखो, माइनस से माइनस लगाओ, 3j है तो 3 इंटू j का वैल्यू 2, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, देखो 1 माइनस 3 दूनी 6 यानी -5 और -5 का मॉडुलस क्या होगा +5, ये आ गया 5/2। रॉ 1 पूरा निकल गया, अब रॉ 2 निकालता हूँ, रॉ 2 में दो अवयव है a21 और a22, तो 1/2 2 1 है मतलब i का मान 2, j का मान 1, i का मान 2 रखो और j का मान 1 यानी 3 इंटू 1, तो ये आएगा 1/2, 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि +1, तो ये आएगा 1/2। अब a22 निकालते हैं, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, तो 1/2, i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2, तो यानी 1/2, 2 माइनस 6 यानी कितने आएंगे -4, -4 के मॉडुलस तो +4 हो जाएंगे और 2 बार में कट जाएंगे, तो ये कितने आ गए 2, रॉ 2 भी निकल गया, a21 a22 भी। अब निकालते हैं a31 और a32, तो 1/2 a31 31, i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, तो जहाँ पे i है वहाँ 3 रख लो और 3j यानी 3 इंटू j का वैल्यू क्या देखो 1, तो 1/2, 3 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 0, 0 का मॉडुलस 0 यानी क्या बन जाएंगे 0, a32 1/2, i का वैल्यू 3 है, देखो 3 2, i का वैल्यू 3, j का वैल्यू 2, तो 3j मतलब 3 इंटू 2, तो ये मिलेंगे हमें 1/2 इंटू 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 तो आएंगे 3 माइनस 6 -3 और -3 के मॉडुलस +3 यानी 3/2। तो हम लोगों का सारा अवयव निकल चुका है, हम लोग अब मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो पहले रॉ में क्या आए हैं 1 और 5/2, तो यहाँ लिखते हैं 1 5/2। दूसरा रॉ में क्या आया है देखो a21 a22 में 1/2 और 2, तो यहाँ लिखते हैं 1/2 और 2। तीसरा रॉ में क्या आया, बस यहाँ मैं बैठा रहा हूँ a31 a32, a31 0 और a32 3/2 और हम लोग का मैट्रिक्स बन के तैयार है। तो चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला कंसेप्ट आता है बच्चों आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। तो पहला आता है बच्चों स्तंभ आव्यूह। तो बात आती है स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। अगर एक स्तंभ हो तो पहले समझो स्तंभ, मैंने आपको समझाया स्तंभ क्या होता है। देखो इस तरह के लाइन स्तंभ होते हैं, देखो ये स्तंभ है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो सिंपल यहाँ क्या कह रहा है बताओ, एक स्तंभ वाला भी, बस एक स्तंभ होंगे इसमें। सिंपल देखो ऐसे 1 2 3 एक स्तंभ है। एक और एग्जांपल देखो 2 3 4 6, देखो इसमें एक ही स्तंभ है, बस एक ही स्तंभ होना चाहिए बस। एक और एग्जांपल देखो 1 2 3 9 6 8 एक ही स्तंभ है। सिंपल इस तरह के आव्यूह को हम लोग बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। चलिए इसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं समझाता हूँ। इसे कोटि लिखिए, तो देखिए कोटि क्या होंगे, एक स्तंभ है लेकिन कितने रॉ हैं, 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ और कॉलम कितने 1, इसे कोटि होंगे। इसके कोटि होंगे बच्चों, कोटि को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3 क्रॉस 1, पहले रॉ फिर कॉलम, इसे कोटि आए 3 क्रॉस 1। इसके कोटि क्या होंगे देखो 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 रॉ, 4 कॉलम कितने हैं, कॉलम तो बस एक ही है 4 क्रॉस 1। इसमें कितने रॉ हैं 1 2 3 4 5 6, 6 रॉ, कॉलम तो एक ही है। तो आप ये तीनों मैट्रिक्स के कोटि को देखो, तो अगर हम लोग ए मैट्रिक्स के कोटि की बात करें तो इसका कोटि है 3 क्रॉस 1। बी मैट्रिक्स के कोटि की बात करें तो ये है 4 क्रॉस 1। सी मैट्रिक्स के कोटि की बात करें तो ये है 6 क्रॉस 1। और आपको पता है कोटि को रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। देखो m का वैल्यू तो कुछ ना कुछ है, लेकिन n का सब वैल्यू क्या है 1 है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा m क्रॉस 1। यही आपसे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि स्तंभ आव्यूह को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो स्तंभ आव्यूह को हम लोग डिनोट करते हैं
m क्रॉस 1 से, क्योंकि स्तंभ का मतलब एक स्तंभ फिक्स, स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या है, एक स्तंभ। तो पहला वाला होता है पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, स्तंभ एक, तो m क्रॉस 1। तो बच्चों हम लोग का दूसरा आव्यूह आता है, दूसरा आव्यूह का प्रकार आता है पंक्ति आव्यूह। ये भी सिंपल है, इसमें सिर्फ पंक्ति होंगी। एग्जाम्पल से समझो, देखो एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, बस एक पंक्ति हो। देखो तो पंक्ति किसे कहेंगे, देखो इस लाइन में लोग पंक्ति कहते हैं, ये पूरे क्या है पंक्ति, और इस तरह लाइन में खींचे गए हैं तो इसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो पंक्ति स्तंभ आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। चलिए हम लोग अब जो हम लोग का मैट्रिक्स है उसे हम लोग समझते हैं। तो हम लोग का आव्यूह है पंक्ति आव्यूह, यानी एक पंक्ति होना चाहिए। देखो जैसे मैं मैट्रिक्स लिखूं 2 3, देखो इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, और कितने कॉलम, एक कॉलम 2 कॉलम। सेकंड एग्जांपल में लिखता हूं, देखो 2 6 8, देखो पंक्ति तो बस एक ही है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3। तीसरा एग्जांपल देखो 2 8 7 5, देखो इसमें पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ कितने, 1 2 3 4, एक स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, 1 क्रॉस 4। तो इसमें सबको क्या दिख रहा है बताओ, जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, जो बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, जो सी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 4। तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लोग, m क्रॉस n से। m का वैल्यू क्या फिक्स हो गया 1, और n का वैल्यू तो है, इसको n रहने दो। तो इसलिए हम लोग पंक्ति आव्यूह को डिनोट करते हैं 1 क्रॉस n से। तो 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हम लोग पंक्ति आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पंक्ति। अब ऐसे समझ लो, पहले आप इसको लिख लो, m क्रॉस n लिख लो। बताओ m क्या होता है पंक्ति, n क्या होता है स्तंभ। पंक्ति है तो पंक्ति को 1 कर दो और इसको छोड़ दो ऐसे ही। अगर हमें बोला जाए स्तंभ आव्यूह को बनाओ, स्तंभ आव्यूह, तो पहले आप m क्रॉस n लिख लो। पहले आप पता लगाओ इसमें स्तंभ कौन है, तो पहला होता है पंक्ति, दूसरा होता है स्तंभ। m पंक्ति n स्तंभ, स्तंभ है तो स्तंभ जो 1 लिख दो और ये रहने दो। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, पंक्ति आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं और स्तंभ आव्यूह को किससे डिनोट करते हैं। तो हम लोग का 2 मैट्रिक्स खत्म होता है, स्तंभ आव्यूह और पंक्ति आव्यूह। हम लोग का नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है बच्चों वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या पढ़ो, एक आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के समान, मतलब इस लाइन को ध्यान से पढ़ लो, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं ए, देखो इसमें एक रो और एक ही कॉलम, तो एक वर्ग आव्यूह है। दूसरा 1 3 2 4, गिनो कितने रो, 2 रो, एक रो, दूसरा रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल देखो 1 6 8 2 4 9 3 6 2, देखो एक रो, 2 रो, 3 रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दो A2 का मतलब हो गया 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह है। ये 3 क्रॉस 3 है ना, इसको आप शॉर्ट में से C3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि C एक मैट्रिक्स है AIJ और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दूं, इसका मतलब है 3 क्रॉस 3 का एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह में लोग क्या बोलेंगे, m बराबर n। जब भी आपको बोला जाए ऐसे, A एक आव्यूह है AIJ, m क्रॉस n से कोटि है, और जहां m बराबर n है तो आपका देना ये क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। अब इस कंसेप्ट को नोट कर लो, AIJ एक m क्रॉस n का आव्यूह है, जहां m बराबर n है तो क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। तो वर्ग आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह को हम लोग बोलेंगे कि AIJ m क्रॉस n, जहां m बराबर n। तो हम लोग समझते हैं बच्चों आव्यूह का विकर्ण क्या होता है। आव्यूह का विकर्ण, तो बोला यदि AIJ एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो n कोटि मतलब मैंने आपको समझाया था। आप बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे कि ऑर्डर को लिखने के लिए हम लोग m क्रॉस n का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ तो कहा जा रहा है सिर्फ n कोटि का आव्यूह है। तो n कोटि का वर्ग आव्यूह मैंने आपको तुरंत ऊपर समझाया कि अगर वर्ग आव्यूह है तो इसको हम लोग शॉर्ट में सिर्फ n C3 लिख सकते हैं, खाली n एक ही डिजिट बस A2, तो इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है। तो एक AIJ n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो A11 A22
इस तरह के अवयव को हम लोग बोलते हैं विकर्ण के अवयव। तो अच्छा, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, देखो मैं एक अवयव बना के आपको दिखाता हूँ। तो विकर्ण के अवयव, देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ समझना, विकर्ण के अवयव वो होंगे जहाँ पे आई जे बराबर हो। मीन्स आई जे बराबर मतलब मैं एक अवयव बना दिखाता हूँ आपको। देखो मैं एक 3x3 का अवयव बनाता हूँ। देखो A11, A12, A13 समझ आ रहा होगा आपको ये, क्योंकि ये पहला रो, देखो ये पहला रो है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला और तीसरा कॉलम, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बोल रहा है इसमें विकर्ण वो होगा जहां पे I बराबर J हो। देखो A11, देखो यहाँ पे 11 मतलब I का मान J का मान बराबर है। A22 में I का मान J का मान बराबर है। A33 में I भी 3 J भी 3। यानी ये जो अवयव बने यही क्या है, विकर्ण के अवयव हैं। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, बताओ विकर्ण के अवयव क्या होंगे इसमें। तो आप पहले कंसेप्ट याद रख लो, विकर्ण अवयव क्या होंगे, AIJ एक अवयव होगा जिसमें विकर्ण होगा I बराबर J, जहाँ पे I और J बराबर हो। तो इसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे, तो इसमें विकर्ण के अवयव होंगे A11, A22, A33। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I और J, ये रहा I और ये रहा J, दोनों आपस में सब में बराबर है। I J 3 सब में बराबर है। तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, बताओ इसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे। 6 2 3 8 4 5 7 4 3। तो आप बोलोगे 6 4 3 ये विकर्ण के अवयव होंगे। ये क्या होंगे, विकर्ण के अवयव होंगे। देखो ध्यान से, ये ना भी देखो, यहाँ देखो ये ना विकर्ण के अवयव हैं, A11, A22, A33। तो ये आपके हैं A11, A22, A33। तो यहाँ पे बताओ विकर्ण के अवयव क्या हैं। तो आप बोलोगे कि विकर्ण के जो अवयव हैं वो हैं 6 4 3 हैं। तो आपको विकर्ण पहचानना आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ, मैं से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ पहले। 6 2 8 4 3 2 5 8 7 एक अवयव में लिखा है 3x3 का। आपको बताना है इसमें A11 के वैल्यू कितने होंगे। A1 मतलब देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। A11 का मतलब है, A11 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम। तो बताओ पहला रो पहला कॉलम कौन सा अवयव मिला, 6। तो ये क्या होंगे, 6 होंगे। जो 6 है वो पहला रो में है और पहला कॉलम में है 6। सेकंड क्या होगा बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है A22। बताओ A22 क्या होंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 पे कटा तो 3 होगा। मैं पूछूं A33 क्या होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखो ये रहा तीसरा रो 3, देखो यहाँ देखो रो 3, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो 7 होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं A23 क्या होंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखो 2 मतलब रो, 3 मतलब कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो मतलब 2, ये होंगे 2। तो क्या अवयव आप पहचान लोगे, अगर आपको अवयव पहचानने दिया जाए तो आप पहचान सकते हो क्या होंगे। हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों विकर्ण अवयव। एक वर्ग अवयव BIJ M×N विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके सभी अवयव शून्य हो। तो आप सिंपल ऐसे रख लो, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होना चाहिए। इसको लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, देखो कि A एक अवयव AIJ है। AIJ का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा शॉर्ट में जिसका कोटि M×N है और उसके अवयव AIJ हैं। अब मुझे बताना है ना कि ये विकर्ण के अवयव होंगे। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे यहाँ पे कि हम लोग बोलेंगे विकर्ण के जो अवयव होंगे कैसे होंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ हम लोग बोलेंगे कि BIJ M×N विकर्ण अवयव कहलाता है यदि यह यहाँ पे A लिखा है, यहाँ अच्छा यहाँ पे B है, मैं B ही लिख देता हूँ। यहाँ पे B है यहाँ पे, तो मैं यहाँ B लिख देता हूँ। B अवयव मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अवयव का नाम क्या रख रहे हो। ये B है तो मैं यहाँ B कर देता हूँ। तो BIJ बराबर 0 होगा। तो बोलोगे क्या सारा अवयव 0 होगा, नहीं, वो अवयव 0 होगा जहां पे IJ बराबर ना हो। देखो ये पूरे कंसेप्ट ना विकर्ण अवयव के, समझो फिर से बता रहा हूँ। B एक अवयव है जहां पे वो अवयव 0 है जहां पे IJ बराबर नहीं होता है। तो बोलोगे मतलब क्या है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको अच्छे समझ में आएंगे। देखो मैं पहले एक अवयव बनाता हूँ 3x3 का, R1 R2 R3, कॉलम 1
कॉलम 2 कॉलम 3। जब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बट पहले आप कंसेप्ट समझो इसके। बताओ यहाँ पे अभी का नाम क्या होगा, A11 पहला रो पहला कॉलम, यहाँ क्या होगा A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो क्या कह रहा है, वो सारे अवयव जीरो हैं जहां पे i j बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे i j बराबर है तो ये जीरो नहीं होंगे। क्या यहाँ पे i, देखो i j बराबर है ना, तो ये जीरो नहीं। हमें वो अवयव जीरो करना है जहां पे i j बराबर नहीं है। तो 1 2 1 i का मान और 2 j का मान, तो इसे जीरो कर दो, जीरो। 1 3 बराबर नहीं है तो ये भी जीरो, 2 1 बराबर नहीं है तो ये भी जीरो। हाँ ये 2 2 बराबर है तो यहाँ उतार दो 2 2। 2 3 बराबर नहीं है, देखो 2 i का मान 2 j का मान 3 बराबर नहीं है तो जीरो। 3 1 ये भी 3 और 1 i j बराबर नहीं है तो ये भी जीरो। 3 2 भी बराबर नहीं है, ये भी जीरो। हाँ 3 3 बराबर, इसे जीरो नहीं करना। देखो तो कुछ इस तरह का हमें विकर्ण अवयव दिखेगा, यानी ये विकर्ण है। विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अब देखो 1 0 0 3 ये विकर्ण है। विकर्ण के अलावा अन्य अवयव क्या होना चाहिए, जीरो। एक और एग्जाम्पल में दे रहा हूं, देखो 2 0 0 0 3 0 0 0 5। देखो ये विकर्ण है। विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव क्या है, देखो जीरो। तो आप याद करो विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, वैसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव जीरो हो। और विकर्ण अवयव को हम लोग डिनोट करते हैं बी आई जे, जहां बी आई जे बराबर जीरो होगा जहां आई बराबर जे नहीं हो। आप इस पॉइंट को ध्यान से देख लो, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। आप सिंपल बोलना बी आई जे बराबर जीरो। कौन जीरो होगा, जहां आई और जे बराबर ना हो। मैंने दिखाया, देखो ये जीरो होगा क्योंकि आई जे बराबर नहीं है। ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। बस ये तीनों जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई और जे बराबर है। हमें वो जीरो करना है जहां आई जे बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला कंसेप्ट है, ये अगला प्रकार है अदिश आव्यूह। तो बोल रहा है अदिश आव्यूह क्या होंगे, एक ऐसा विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यानी इतना तुम्हें समझ आ गया कि अदिश आव्यूह भी क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है। और विकर्ण के अवयव क्या होंगे, समान होंगे। विकर्ण के अवयव क्या होंगे, समान। जैसे एग्जांपल देखो अदिश आव्यूह का, इतना पता है विकर्ण आव्यूह है और विकर्ण के अवयव समान होंगे। तो विकर्ण के अवयव समान होंगे मतलब देखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। विकर्ण आव्यूह, हाँ क्योंकि विकर्ण आव्यूह तो है क्योंकि विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव जीरो है और विकर्ण के अवयव भी सेम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अदिश आव्यूह। और एग्जांपल देखो, एक देखो 7 0 0 0 7 0 0 0 8। क्या ये एक अदिश आव्यूह है, नहीं ये नहीं है। देखिए विकर्ण के अलावा सब अवयव जीरो है मतलब विकर्ण आव्यूह है, लेकिन विकर्ण के अवयव सेम नहीं है। अगर विकर्ण के अवयव सेम होंगे तभी हम लोग अदिश बोलेंगे। अब मैं इसे अगर 7 बना दूं तब ये हो गए अदिश आव्यूह। क्यों, विकर्ण के अवयव 7 सेम। तो देख लीजिए विकर्ण आव्यूह कैसे दिखते हैं, विकर्ण के अवयव क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रकार आता है बच्चों तत्समक आव्यूह। तो ये क्या होता है, देखो ये मैं समझाता हूं। ये भी एक विकर्ण आव्यूह है, तत्समक आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह है। ये भी एक विकर्ण आव्यूह है और इस विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव एक होंगे। विकर्ण के अवयव क्या होंगे, एक। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग आई एन से। एन मतलब कोटि। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो 1 0 0 1। देखो देखो विकर्ण के अलावा अन्य अवयव जीरो है और विकर्ण का अवयव एक है। अगर विकर्ण का अवयव एक हो गया तो ये कहलाएगा तत्समक आव्यूह। इसको डिनोट करेंगे आई। अच्छा कितने कोटि का, देखो तो 2 क्रॉस 2 का। तो 2 क्रॉस 2 ना लिखे इसको हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे I2। अब जब भी मैं I2 लिखूंगा ना, आप समझ जाना ये 2 कोटि का, ये 2 क्रॉस 2 कोटि का 2 क्रॉस 2 कोटि का विकर्ण आव्यूह है। विकर्ण 2 क्रॉस 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 कोटि का
तत्समक अवयव है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं एक मैट्रिक्स बनाओ आप I3 मतलब क्या बोलोगे आप? एक मैट्रिक्स है, I मतलब जो आइडेंटिटी है तत्समक है और 3 क्रॉस 3 का है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये कितने हैं? 3 क्रॉस 3, बट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I3 से। ये हो गया हम लोग का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है बोलो? विकर्ण के अवयव 1 अन्य अवयव 0। फिर से आप लोग बोलो तत्समक अवयव क्या होता है? विकर्ण के अवयव 1 अन्य अवयव 0। देखो ये कंसेप्ट है। अब यहाँ समझो, देखो I बराबर J, तो पता है आपको I बराबर J का मतलब होता है विकर्ण का अवयव। विकर्ण, तो विकर्ण का अवयव कितना? 1। I बराबर नहीं है J मतलब विकर्ण के अतिरिक्त अवयव, विकर्ण के अतिरिक्त अवयव, अतिरिक्त अवयव। तो विकर्ण के अतिरिक्त अवयव को हम बोलते हैं I बराबर नहीं है J। देखो तो वो क्या होंगे? 0। तो विकर्ण के अवयव, देखो विकर्ण के अवयव 0, अतिरिक्त विकर्ण के अवयव 1, अतिरिक्त अवयव 0, जिसको हम लोग बोलेंगे तत्समक अवयव। तो आपको तत्समक अवयव समझ में आ गया होगा। और तत्समक अवयव हम लोग डिनोट करते हैं I से। तो लोग का अगला प्रकार आता है बच्चों शून्य अवयव। शून्य अवयव यानी एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। देखो इसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल है पूरा। एक अवयव शून्य अवयव कहलाता है या रिक्त अवयव भी कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं, तो इसे शून्य अवयव हम लोग रिक्त अवयव भी कहते हैं। और इसके सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इसे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा पहले कुछ भी और कंसेप्ट ऐसे समझ लो। अवयव की समानता, यानी हम लोग दो अवयव को समान कहेंगे। देखो एक हमें अवयव दिया गया A बराबर, एक हमें अवयव दिया गया A बराबर AIJ, एक अवयव में B दिया गया B BIJ। ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे? अगर हमें A बराबर B करने हैं, इसके लिए दो कंडीशन है। A और B बराबर होंगे, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, इन दोनों अवयव के कोटि समान होना चाहिए। इन दोनों अवयव के कोटि क्या होना चाहिए? समान। दूसरा, संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान का मतलब क्या, मैं समझाता हूं। संगत अवयव समान हो, पहले आप याद करो, इस चीज को कि दो मैट्रिक्स बराबर होंगे दो शर्त पे, कोटि समान हो, संगत अवयव समान हो। जैसे एग्जांपल देखो, ये सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं, 1 3 2 4 बराबर 1 3 2 4। देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का। और संगत अवयव मतलब ये 1 के प्लेस पे 1 होना चाहिए। मतलब ये अवयव कहाँ है बताओ? पहला रो पहला कॉलम, ये भी पहला रो पहला कॉलम, इसी बोलते हैं संगत अवयव। मतलब AIJ बराबर BIJ, मतलब जो अवयव का जो कोटि हुआ दूसरे मैट्रिक्स के लिए अवयव की कोटि वही होनी चाहिए, इसे बोलते हैं संगत अवयव। देखो 2 का संगत 2, 3 का संगत 3, 4 का संगत 4। तो अब याद करो, दो अवयव समान होंगे कब? जब उनके कोटि समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। अब कुछ क्वेश्चन से बच्चों बताना है आपको। देखो इसके बीच में क्या लगा हुआ है? बराबर, मतलब दोनों अवयव समान है। अभी मैंने आपको क्या समझाया? दो अवयव समान है, आप चेक करो कैसे कोटि बराबर है। हाँ, ये भी 2 क्रॉस 2 के, ये भी 2 क्रॉस 2 के, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे। देखो यहाँ 2 2 बराबर है, तो A किसके बराबर है? 6 के बराबर है, तो हम लिखेंगे A बराबर 6। B किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो B बराबर 5। कितना ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपको बताना है इन सब का वैल्यू क्या होंगे, इन सब के वैल्यू। तो देखिए बीच में बराबर लग गया, मीन्स दोनों अवयव बराबर है, तो हमें इसके संगत अवयव बराबर कर देने हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 3 का संगत 0, तो लिखो आप x प्लस 3 बराबर 0। अगर x प्लस 3 0 करेंगे तो x का वैल्यू प्लस 3 जाएगा उस साइड, और क्या बन जाएगा? -3। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है z प्लस 4, तो z प्लस 4 के संगत 6 है, तो z बराबर 6 माइनस 4 यानी कि आएंगे 2। तीसरा क्वेश्चन है 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, तो 2y माइनस 7 3y माइनस 2, तो y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2y प्लस तो माइनस 3y माइनस 2 और माइनस 7 तो प्लस 7, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 1y और ये आएंगे 5, देयरफॉर y बराबर -5। तो हमें यहाँ पे x y z ये तीनों फाइंड हो गया, x y z। अब बचता ABC।
तो a यहाँ पे a माइनस 1 के संगत है -3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 1। देखो a माइनस 1 के संगत है -3, देखो a माइनस 1 जहाँ पे है वहीं पे -3 है। सिंपल भाषा में कहें तो a माइनस 1 के संगत -3 है, तो a माइनस 1 बराबर -3, तो a बराबर -3 -1 जाएगा उस साइड तो +1 और ये आएगा -2। चलिए तो a का वैल्यू भी आ गया। अब बचा b और c, तो b माइनस 3 यहाँ पे है और b माइनस 3 का संगत है 2b प्लस 4, तो यहाँ लिखते हैं b माइनस 4 का संगत है 2b प्लस 4 और इसे भी सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा b प्लस 2b तो -2b और 4 ये -4 इधर आएगा +4, तो यहां से आएगा -b 8, तो b कितना आएगा -8। तो लास्ट में c का वैल्यू निकालना है, तो इधर तो c यहाँ पे, तो c यहाँ पे है 2c प्लस 2, तो 2c प्लस 2 का संगत देखो ये रहा 0। देखो कैसे पता लगा संगत है ये, क्योंकि ये R1 ये R2 ये R3, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3। बताओ इस अव्यव का कोटि क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसका भी तो वही है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसलिए संगत अव्यव मतलब वो अव्यव जिसे कोटि समान हो। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। c का वैल्यू 6 नंबर, तो 2c प्लस 2 बराबर है 2c प्लस 2 बराबर है 0, तो 2c बराबर होगा 0 माइनस 2 यानी 2c बराबर -2, तो c -2/2 यानी कि -1। तो हम लोग का बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो हम लोग अगले चैप्टर में एनसीईआरटी के फर्स्ट